The picture of a newlywed sitting next to the body of her husband. It is going to haunt me for days. आज फिर कश्मीर, मेरा कश्मीर हार गया एंड टेररिज्म जीत गया. जो लोग वहां यादें बनाने गए थे वो खुद याद बनकर रह गए. एंड एज समवन हु grew up in Kashmir, I am a Kashmiri. I have grown up there. It feels really personal. हर किसी के पास सल्यूशन है कि क्या करना चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए. कोई कह रहा है कि अमित शाह और मोदी अब इस चीज का बदला लेंगे, और जिन्होंने भी ये किया उनको नहीं छोड़ेंगे और छोड़ना भी नहीं चाहिए. दे शुड बी दे शुड बी डेल्ट विद द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन दैट इज देयर. पर एज अ कश्मीरी, आई I see the pictures, I see the videos, and I cannot stop. Tears don't stop rolling down from my eyes. Uh, सबने कहा कि एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद सरकार ने कहा कि सब ठीक है, आप लोग वहां जाइए. लोग गए, मैसिव नंबर में गए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट सीजन देखे वहां के लोकल्स ने, एंड दे वर हैप्पी. I talk to them. I have friends who are in the tourism business, and they were really tired of everything that was happening from past so many years. And they were happy that things were getting back to normal. But सबको कहीं ना कहीं ये डर था कि ये सब सुपरफिशियल है, और कभी ना कभी वो तूफान से पहले की जो शांति है ये सिर्फ उसकी तरह है. एंड एज अ कश्मीरी आई फील जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिनके जिनकी फैमिलीज में ये लॉस हुआ है, आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉस. एंड आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस what I feel right now. And for the locals, I can just say one thing, that they are going to pay a heavy price for whatever has happened. Definitely, Chanda. Tourism will bear the biggest brunt of it. Today, we are joined by two very senior journalists, Mr. Ashish Tewari, who is the editor of News, and Mr. Ashwini Bhatnagar, who is a veteran journalist and an author of over 18 books, which two of which are particularly focused on Kashmir. Thank you for giving us the time, sir. Uh, Thank you very much. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर. मेरा पहला क्वेश्चन ये है, सबके पास कुछ ना कुछ है, जैसे चंदा ने कहा सबके पास कुछ ना कुछ है कहने को कि ये सिचुएशन में क्या हो रहा है. सोशल मीडिया पे लोग कुछ बात कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे कुछ चल रहा है, कश्मीर में कुछ और चल रहा है. सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट थॉट क्या था जब आपने ये न्यूज़ सुनी? फर्स्ट रिएक्शन तो वही था कि लो तूफान आ गया. और ऐसा तूफान जो कि पिछले कम से कम 15 साल से शांत था, इस तरह का मैसेकर, और वो भी छांट के लोगों का. जो लास्ट ऐसा मैसेकर हुआ था इतना बड़ा, शायद इससे भी बड़ा था, वो छत्तीस सिंहपुरा में था, जहाँ पे लगभग 35 सिख उनको आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया था. तो उसके बाद भी बहुत सारी वायलेंट घटनाएं घाटी में होती रही हैं, और हाल फिलहाल में भी बहुत सारी घटनाएं हुई. तो ये कहना कि जम्मू एंड कश्मीर में शांति आ गई थी और जो सूरत हाल थे वो बदल गए थे या बदल रहे थे बड़ी तेजी से, ये मेरे हिसाब से एक गलत धारणा थी, एक गलत नैरेटिव था. क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा कश्मीर की समस्या है और टेररिज्म की समस्या है, उससे निपटा नहीं जा पा रहा. अगर आप देखिए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा. केपीएस गिल ने पंजाब में जो टेररिज्म,
उसको एक सस्टेन्ड कैंपेन चला के एक बार में ही खत्म कर दिया। वो भी आईएसआई से स्पॉन्सर्ड था, उसके पीछे भी बहुत सारे और तथ्य थे, उसमें भी एक कम्युनल एंगल था, बहुत बड़ा कम्युनल एंगल। लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस एक्शन हुआ तो पंजाब से टेररिज्म जड़ से उखड़ गया और आज तक उखड़ा हुआ। कितने साल हो गए? 25 साल तो हो गए अभी के। और ये जो टेररिज्म समाप्त हुआ पंजाब में, तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि 1996 में मैं ट्रिब्यून ज्वाइन करने के लिए चंडीगढ़ गया, और जिस दिन मैं वहां पे पहुंचा हूँ उसी दिन चीफ मिनिस्टर बेन सिंह की गाड़ी को आतंकवादियों ने उड़ा दिया था, और वो भी कहाँ? सेक्रेटेरिएट के अंदर। लेकिन उसके बाद कोई घटना नहीं हुई, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे पकड़े गए, सबको सजाएं हुई, ये सब हुआ, किस्सा हुआ। खालिस्तानी मूवमेंट भी अब बहुत बिखरा हुआ है, लेकिन ऐसा कश्मीर में नहीं हो रहा। जो पिछले 11 साल से एक मजबूत सरकार हमारे सेंटर पे है, उसने हर तरह का मसल पावर का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये क्या बात है कि कोई इसका निदान नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली मैं आपको फिर एक पुरानी बात पे ले जाता हूँ कि सीआरपीएफ डिप्लॉय करने से, आईटीबीपी डिप्लॉय करने से, बीएसएफ को बॉर्डर से हटा के और शहरों में लगाने से, आर्मी को डिप्लॉय करने से कुछ एक सेफ्टी सिक्योरिटी का एहसास तो आता है, क्योंकि इतनी यूनिफॉर्म्स को आप देखते हैं, लेकिन वास्तव में स्थितियां नहीं बदलती। क्योंकि जो स्थितियों को बदल सकते हैं वो है पुलिस। इसका मैं लोकल पुलिस को मालूम है किसकी नस कहाँ दबी है, कौन किसका बेटा है, कौन किसके घर आता जाता है। तो उनको सारी सूचना है। वो ही अगर टेररिज्म पंजाब में भी आर्मी ने नहीं किया, पंजाब पुलिस ने किया। एक एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ, आपको हमेशा देता हूँ कि 1993 में जेकेएलएफ और ग्रुप्स मिलके हजरत बल पे कब्जा कर लिया। आर्मी डिप्लॉय हुई, ये हुआ वो हुआ, अल्टीमेटली वो लोग चले गए, बॉर्डर क्रॉस हो गए। 96 दोबारा जेकेएलएफ ने हजरत बल पे कब्जा किया, और उन्होंने कहा कि हमारी वो जो वहां पे जो सेक्रेड प्रॉफिट का हेयर रखा हुआ है, उसको उसको अपने कब्जे में करना चाहते थे, जिससे कि वैली में उनका दबदबा और बढ़ जाए, और अक्रॉस दी बॉर्डर का मामला। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने कहा कि साहब ऐसा है कि बीएसएफ और उसको छोड़ दीजिए, आप हमको ये जिम्मा दीजिए। तो स्पेशल टास्क फोर्स एक गठित की गई, और वो टास्क फोर्स ने एक रात में, जब वो दोबारा घुसे हजरत बल में, तो वहां पे तैनात थी जम्मू कश्मीर पुलिस। घुसने की प्रक्रिया में ही उन्होंने 8 आतंकवादियों को मार दिया। उसके बाद वो घुस गए। घुसने के बाद वहां पे वो रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत उनको बगल वाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया, और एक दिन बातचीत जब उनसे नहीं पूरी हो पा रही थी, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही उसको घेर के उस बिल्डिंग को आत्मसमर्पण के लिए कहा। जब उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो उस रात 23 आतंकवादियों को मार दिया, जिसमें कि जेकेएलएफ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो टॉप लीडरशिप थी, उसको पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सो आई थिंक वी शुड लुक, द प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में ये हो गई है कि हम जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस फोर्स का, ये उदाहरण देखने के बाद भी उस प्रोफेशनलिज्म को हम नहीं ला पा रहे। और आर्मी, बीएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी को डिप्लॉय करते जा रहे हैं। वो लोग प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, उनको लोकल कंडीशंस का कुछ नहीं मालूम। दे कैन ओनली बी देयर फॉर सैनिटरी ड्यूटी एंड रिएक्शन। जो जड़ से उखाड़ने वाली बात है वो नहीं कर सकते। तो मेरा कहना यह है कि जो पूरी स्ट्रैटेजी है टेररिज्म को कश्मीर में खत्म करने की,
वो बहुत फ्लॉड है और बहुत ही उसके रिजल्ट्स इनको मिलने वाले नहीं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है और ये है वो है, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बीएसएफ और आर्मी का काम है अपने बॉर्डर को गार्ड करना, उसमें स्ट्रेंथन करें। जहां तक आर्मी की बात कर रहा हूँ, कोविड के बाद से आज तक आर्मी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,80,000 वैकेंसीज आर्मी के पास है। एक जो सेगमेंट है उसको देखने के लिए आरआर की एक बटालियन डिप्लॉय होती थी। अब उसी उसी अब जो एक आरआर की जो यूनिट है, अब दो दो देखती है, दो दो सेगमेंट्स देखती है। नाउ सेक्टर्स, सेगमेंट्स नहीं सेक्टर, उसको सेक्टर कहते हैं। तो अब आप बताइए, मैन पावर आपकी इतनी थिनली डिप्लॉयड है, आपने आर्मी में रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है, अग्निवीर शुरू कर दिया है, लाल आंखें दिखाना और घर में घुस के मारना, ये सब कहने की बात है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लीज स्टॉप द रेटरिक, गेट डाउन टू द द बेसिक्स। यू आप पूरे इलाके में देखिए, वहां पे इतना बड़ा शूट आउट हो गया। क्या वहां पे कोई था, सुरक्षा कर्मी था? S- Ashwini sir, I'd like to Ashish sir to come in here. यहाँ पे जब भी कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है सर, और जब भी इस तरह का एक एक इंसिडेंट होता है, हमेशा ये बोला जाता है कि terror has no religion, but this time terrorists have seen religion and killed people. All right, what do you have to take up on that? सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा लोगों का रिएक्शंस ये आए हुए हैं कि मजहब नहीं है टेररिज्म का, पर ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, बट हाउ कम ऑल टेररिस्ट्स आर मुस्लिम्स? सो ये देखिए सौम्य, ये क्या है कि ये एक लंबी बहस है। और इस बार जो आतंकवादियों ने पहलगाम में ये जो लकीर खींची है हिंदू मुसलमान के बीच में, ये बड़ी लंबी लकीर है और बड़ी गहरी लकीर है। लंबी और गहरी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से वहां लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, लोगों की कहानियां हैं, ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से पूछा गया अपना धर्म बताइए, धर्म बताने के बाद पूछा गया कि कलमा पढ़ के बताइए। हर उस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया जिससे ये उनके मन में दहशत आए। ये भी बातें पता चली हैं कि उनके बॉडी पे कैमरास थे, कहीं उन चीजों को रिकॉर्ड किया गया जो शायद आगे आपको देखने को मिलेंगी। ये सारा नैरेटिव गढ़ा गया। और जिस तरीके से पहले उस कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया गया था, वो वहां के रहने वाले हिंदू थे। इस बार जो वहां घूमने जाने वाली पॉपुलेशन है, वहां पे ये दिखाने के लिए हेड ऑफ द फैमिली को शूट किया गया। ये बताने के लिए औरतों बच्चों को छोड़ दिया गया, यहां तक चैलेंज किया गया कि जाओ मोदी को कह देना। सवाल यहां पे ये है कि आतंकवादियों ने ये चैलेंज किया है कि हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, और ऐसे ही मारेंगे, तुम्हारी हिम्मत हो हमको रोक सको तो रोक लो। क्योंकि ये जो 4 5 7 आतंकवादी आए हैं, इनको ये पता है कि आज नहीं तो अब जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, यहां इनकी मौत निश्चित है, आर्मी इनको खोज के मार देगी। लेकिन जो इन 7 लोगों ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है, सरकार को चैलेंज किया है कि बॉस हम तो ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही घुसेंगे, ऐसे ही मारेंगे, तुम क्या कर सकते हो, तुम कैसे रोक सकते हो। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इसको रोकने की स्ट्रेटजी सॉफ्ट कंट्री बन के तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको रोक पाएंगे। कहीं ना कहीं एक हार्ड स्टेप आपको लेना पड़ेगा। वो क्या होगा ये सरकार को देखना है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे सेंटिमेंट्स हैं, ये बात सही है कि सेंटिमेंट्स के ऊपर देश नहीं चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स ही देश बनाते हैं। तो ये सेंटिमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करके मोदी कहाँ लेके जाते हैं, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, इस पे सबकी नजर टिकी हुई है। मैं 2 साल पहले अभी कश्मीर विजिट करने गई थी, और द काइंड ऑफ confidence that you get when you see the army uniform as a tourist, वो आपको जेएन के पुलिस की यूनिफॉर्म देख करके मुझे नहीं मिल रहा था। ठीक है, मुझे जो सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म देख के कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं सेफ हूं इस जगह पर, या आर्मी की यूनिफॉर्म देख के जो मुझे फील आ रहा था कि मैं कितनी सेफ हूं, वो मुझे जेएन के पुलिस को देख के नहीं आ रहा था। तो फॉर टूरिस्ट्स पर्टिकुलरली दिस इज अ बिग बिग सेटबैक
काफी सालों के लिए मुझे लगता है कि कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं होगी जाने की हनीमून पे या इस ऐसे टाइम पर। तो अश्विनी सर, ये how do you think the Modi government should take the action forward from here? And then Chanda can follow up with the question. My point is very simple, that I'm not going to advise, and neither am in a position to advise the Modi government. उनके ऑप्शंस क्या क्या है वो हमको कभी पता भी नहीं हो सकता और ना ही पता होना भी चाहिए। वो अपने ऑप्शंस अपने हिसाब से एक्सरसाइज करें। ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री, सो लेट मी नॉट गेट इनटू दैट। माय थिंक इज हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक सिटीजन, पर आपने जैसे बताया आप 2 साल पहले गई थी, मैं तो कश्मीर 90 से जा रहा हूँ, और जो वर्स्ट पॉसिबल टाइम हो सकता है टेररिज्म का, वहां पे लंबे लंबे समय तक रहा हूँ। ऐसे समय में रहा हूँ कि होटल में अकेला ही होता, कोई और था ही नहीं। पूरे शहर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, और होटल तक जाना और एयरपोर्ट तक जाना और आगे जाना, एक आप आशीष जी को मालूम अच्छी तरह से कि 6-8 बार तो क्रॉस फायर में फंस चुके। और जो जिहादी सेंटिमेंट है वो तो हमारे एक कमरे में आके बैठता था और अब खुलेआम बातें करता था। तो नाउ जो नैरेटिव एज अ सिटीजन, एज अ जर्नलिस्ट मेरे को करना चाहिए वो मैं करूँ। और हम लोगों को अभी कोई जरूरत नहीं है मोदी को कोई भी सलाह देने की। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज more resources, more intellectual power, and a worldview which is far superior than any of us can ever have. It is a collective wisdom वाली बात है। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो सारा जो सेंटिमेंट की बात की आशीष ने अभी, ये सारा जो सेंटिमेंट चल रहा है ट्विटर पे, वो सेंटिमेंट अपने में बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है, देश के लिए अच्छा नहीं है। दुख सबको है। दुख हमको तब भी था जब कारगिल हुआ, दुख हमको तब भी था जब कश्मीरी पंडित पे अटैक हुआ, दुख हमको तब भी था जब हजरत बल में घुसे लोग जो है खुलेआम पाकिस्तान चले गए थे, दुख हमको तब भी जब स्टोन पेल्टिंग होती थी। सब कुछ है, उस सब चीजों का दुख है। लेकिन उस समय हमने जो नैरेटिव था उसका कहीं ना कहीं इको किया। आज हमें नहीं करना। आज हमें अपने हिसाब से देखना है कि कश्मीर में जो हो रहा है या कश्मीर में जो होना चाहिए या पाकिस्तान में जो घुस के होना चाहिए, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि जो कश्मीर में अभी जो हुआ है, जो आगे होगा बात की बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी बात की बात है। लेकिन उसकी वजह से हम ऐसा नैरेटिव ना बनाए कि हमारे आसपास वाले लोग जो वो इतनी बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाएं कि कहीं ना कहीं ना चाहते हुए वो वैसे ही उनका माइंडसेट ना हो जाए कि मैं घुस के बदला लूंगा, तू तू हिंदू है तो मैं मुसलमान हूं तो और इस तरह की बातें ना आए। हमें इकट्ठे खड़ा होना है, हमें टेररिज्म से लड़ना। आपने अभी पहले कहा कि रिलीजन टेररिज्म का नहीं होता या होता है, व्हाटएवर। मेरा सीधे बाय डेफिनेशन टेररिस्ट वही बनता है जो किसी आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड है, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ठीक है, आइडियोलॉजी बहुत तरह की हो सकती है, और रिलीजन भी उस आइडियोलॉजी वो और रिलीजन भी आइडियोलॉजी। तो बहुत सारे लोगों ने अटैक किया है, कोई लेफ्टिस्ट था, कोई राइटिस्ट था, कोई कुछ था, किसी ने अपनी कंट्री की आज़ादी के लिए कई काम किए जो कि वायलेंट एक्शंस थे। लेकिन ये मान के चलिए कि जब हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें आइडियोलॉजी होगी, और रिलीजन भी एक आइडियोलॉजी है। ओके, तो टेररिज्म हैज एन आइडियोलॉजी। अब हम अगर हम मुसलमानों की बात करें कि वाई आर ऑल मुस्लिम्स ऑल टेररिस्ट मुस्लिम्स, तो मैं आपको बता दूं स्वामिया जी कि जो भी मुसलमान है और टेररिज्म कर रहा है इस्लाम के नाम में, वो सगे भाई नहीं है। तरह तरह के मुस्लिम है हिंदुस्तान में भी। आज की तारीख में 76 या 78 प्रकार के मुस्लिम जो टेररिज्म यहाँ कर रहे हैं, वो देवबंदी हैं कि बरेलवी हैं। और जब मैं वहां जाता था तो वहां पे यही कंप्लेंट होती थी सबकी, जो कि वहां आम शहरी थे, मुसलमान शहरी थे। उनका ये कहना होता था कि
कश्मीर तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से बिहार और यूपी के बरेलवी मौलाना आए हैं, तब से यहाँ जहर फैल गया। वो कितना सही है कितना गलत है, ये बाकायदा मैंने अपनी रिपोर्ट्स में भी कोट किया, ओके, और वेरीफाई करने की भी कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि जब कश्मीर में टेररिज्म अपने चरम पे था, तो वहां के बहुत सारे हमारे दोस्त जो शिया थे, वो कहते थे ये वहाबी इस्लाम लेके आ रहे हैं। और अगर आप उठा के देखेंगे, तो जितनी प्रोमिनेंट शिया फैमिलीज थी कश्मीर की, वो मुस्लिम टेररिज्म से ही प्रभाव सुन्नी मुस्लिम टेररिज्म से प्रभावित होकर पलायन कर गई और दिल्ली बॉम्बे अलग अलग जगह जाके रहने लगी। तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी होती है, और वो तरह तरह से साहब अपने ISIS क्या है, या अफ्रीका में जो मुस्लिम टेररिस्ट है, एक एक मोटा सा वो लगा दिया गया। अब जैसे हमारे यहाँ देखिए आप, बहुत सारे जो वायलेंट एक्टिविटीज हुई हैं देश में, लिंचिंग वगैरह, हम कहें वो हिंदू टेररिज्म, तो बहुत बुरा लगता है ना, सर, आप बहुत बुरा। जैसे 90s के, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आपने 90s के दौर की बात की। मैं 92 में पैदा हुई थी, और जो कश्मीर में मेरे माँ बाप बड़े हुए थे, आप बहुत देर से आई हैं। मैं बहुत देर से आई। वो 92 में मैं 92 में पैदा हुई थी। वो जिस कश्मीर में बड़े हुए, वो लोग मूवीज, लेट नाइट मूवीज देखते थे, घूमने जाते थे बिना किसी डर के। मैं कर्फ्यू में पैदा हुई। द डे आई वाज बोर्न इट वाज अ कर्फ्यू। है ना? सो मैं बड़ी हुई हूँ स्टोन पेल्टिंग देख के, कर्फ्यू देख के, 2008 का अमरनाथ लैंड रो। आई रिमेम्बर ऑल ऑफ इट। वी डिड नॉट स्टेप आउट ऑफ आवर हाउसेस फॉर 3 months। मैंने अपनी आंखों के सामने पर कभी भी एक टेररिस्ट अटैक नहीं देखा। मैंने अ, वो कश्मीर नहीं देखा, वो कश्मीर को एक्सपीरियंस नहीं किया जो मेरे माँ बाप ने एक्सपीरियंस किया। मैंने सब कहानियां सुनी है उनसे। आपने जो 90s की बात की कि क्रॉस फायर में फंसे थे, और वहां के लोकल्स के जो नैरेटिव हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ, और एवरीबडी सेज कि आप कश्मीरी, यू ऑलवेज सेज यू डोंट बिलोंग टू इंडिया, द कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज बेसिकली। पर वेन एवर आई टॉक टू समबडी, आई ट्राई एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि अगर आप ग्राउंड पे जाके एक नैरेटिव देखोगे, अगर आप किसी को 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए उनके घर में बंद कर दोगे, उनसे उनकी रोजी रोटी छीन लोगे, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि दे फेवर यू, और दे हैव अलायंस टुवर्ड्स यू, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हम लोग अपने घरों में बंद थे। और अभी भी यही हो रहा है कि हमला तो बॉर्डर पार से हुआ, हमला हिंदुस्तानियों पे ही हुआ। और एक मिनट में आपको इसी संदर्भ में एक बात बता दूं कि जब ये टेररिज्म शुरू हुआ, तो टारगेट किया गया जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, राइट? कश्मीरी पंडित वहां से छोड़ के चले गए, सिख लोग नहीं गए, हाँ जी। बिल्कुल नहीं गए। और मेरे को अच्छी तरह याद है कि मैं उस मीटिंग में था, इसलिए मैंने राजेंद्र सिंह का नाम लिया, तेजिंदर सिंह उनके भाई हैं, इन सब का नाम लिया, क्योंकि वो बड़े प्रोमिनेंट सिख फैमिलीज हैं, वहाँ की बिजनेस पर्सन हैं। उसी मीटिंग में बुलाया गया, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि अगर सरकार ने पेशकश की अपनी तरफ से कि आपको वेपन्स देते हैं, सिखों को वेपन्स देते हैं। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा भाई वेपन ले लो। उसने कहा हम वेपन लेके क्या करेंगे? अगर हमारा जो पड़ोसी है वो हमें यहाँ नहीं चाहता है, तो कहीं ना कहीं घात लगा के मार देगा। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लीडरशिप को बुलाया, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये समझ लो कि जिस दिन हम चले गए, एक भी ट्रक वैली में नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे सिख हैं। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, सिखों पे कोई हमला नहीं। तो इट इज हाउ यू फेस द सिचुएशन, you so and the Sikhs have faced it very very bravely, and I can't say the same for Kashmiri Pandits. They moved away, perhaps because they were more जो कुर्सी पे बैठ के काम करने वाले लोग थे,
तो उनका एक माइंडसेट अलग था। अ, किस तरह वो मारे गए, मैं आपसे कहूंगा, मेरी फिल्म डायरी ऑफ कश्मीरी पंडित जियो प्राइम फिल्म पे चल रही है, उसको आप देखिए। तो मैंने पूरा उसको उस जमाने के हालात को नरेट एक एक कश्मीरी पंडित की डायरी से ही किया। So thing is, what you are saying is that a whole generation like you are not in Srinagar right now. You No, have sir. left Srinagar long ago. Yes. But I have also lived in situations in Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, where there have been curfews for a long period of time, जब हिंदू मुस्लिम riot होता था, ये होता था, वो होता, बहुत कुछ होता था. But again, that cannot be. And again, एक ही बात बता रहा हूँ कि मैंने तो वो समय भी देखा है, सालों साल का समय, जहाँ एक एक डेढ़ महीने हुर्रियत हुर्रियत हड़ताल कॉल करते थे, ठीक है। और मैं वहाँ श्रीनगर में होता था, हमारे कॉलीग आरसी गंजू तो वहीं थे, तो वो कश्मीरी पंडित थे, वेरी ब्रेव पर्सन। हम लोगों को दावतों में बुलाया जाता था, कर्फ्यू लगा हुआ है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, शादी होती थी, वलीमा होता था, पैदाइश होती थी, बर्थडे होती थी, सब कुछ होता था। मैं उनसे अक्सर पूछता था कि भाई साहब ये बताइए कि आप पूरे शहर में कर्फ्यू है और आपका पूरा खानदान, पड़ोसी, सब जने वहां पे वाजवान बन रहा है, ये बकरा कहाँ से आया, ये घी कहाँ से आया, ये तेल कहाँ से, दुकानें बंद है। सो देयर वाज अ होल अंडरग्राउंड इकोनॉमी which was on there. तो कुछ लोग थे जो कि बंद थे। So this whole narrative कि everybody was captive is true because चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था, आर्मी ने घेरा हुआ था, बीएसएफ ने घेरा, लेकिन मोहल्ले के अंदर एक पूरी जिंदगी थी, जो कि मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि हाउ कैन यू नो, और वो भी सरकार का लगाया है कर्फ्यू, नहीं, हुर्रियत खुद का के कर्फ्यू। लगाए हुए शटडाउन्स। जी, और महीनों महीनों चलते थे। So the basic thing is कि now we are talking about this पहलगाम thing. पहलगाम में सबसे का जो जो पूरा का पूरा नैरेटिव है कि हम बदला लेंगे, बदला लेने वाले हम और आप नहीं। और जब हम बदला लेंगे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पड़ोसी की बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, पर चाहे सर हिंदू हो अभी चाहे। अभी ये नैरेटिव बन रहा है ना कि कश्मीरी लोकल्स को प्रूव करना पड़ रहा है कि वो जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और हम लोग वी कंडेम दिस एंड दे डोंट हैव टू प्रूविंग प्रूव इट। प्रूविंग टू कंडेम एन इनह्यूमन एक्ट। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, जिनके लाइक कई फैमिलीज खत्म हो गई, कई लोगों की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और यहाँ पे एक अलग नैरेटिव चल रहा है। आई नो रिटेलिएशन होगा, आई नो उन फैमिलीज को कॉम्पनसेशन जितना मर्जी दे दो, पर जो अ, जो नुकसान उनकी जिंदगी में हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। पर एक अलग नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पे बेसिकली, कि एक कैंडल लाइट मार्च की फोटो आ रही है और उसमें एक दो लोग हैं जो स्माइल कर रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट ले लेके व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे यही रुकना मैसेज। चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ कि हमें, जो सरकार को छोड़िए, हमें इस बारे में अगर कोई हंस भी रहा है, रो भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, वी हैव टू, वी डोंट नीड टू डिस्कस इट। मतलब इसको इग्नोर करना है, टोटली टोटली इग्नोर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको इतने इंस्टांसेस दे सकता हूँ। अभी एक फोटो आई जिसमें बुलडोजर चला, एक बच्ची अपनी किताबें लेके भाग रही थी, फोटो आपने देखी थी ना? वो कहाँ था? कश्मीर में हो रहा था, वहां पे तो जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। यूपी का केस है, और कहाँ का केस है? लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों चीजों को एक ही चश्मे से नहीं देख सकते। आप देखिए, एक अगर आप दंगों की बात कर रहे हैं, दंगे और आतंकवादी घटना दोनों एक कैसे हैं? यूपी के दंगे और कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई, दोनों का कोई तालमेल नहीं है। वो बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म है, उसमें चुन चुन के एक कम्युनिटी के लोगों को मारा गया। दंगे में दोनों तरफ की जिंदगियां तबाह होती हैं, बर्बाद होती हैं। लेकिन यहां तो एक तरह के लोगों को चुन के मारा गया। उनको, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये बताया गया कि तुम जो हो, तुमको ऐसे ही जीना पड़ेगा, यहां आओगे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, तुम हमारी शर्तों पे जियोगे, हम जब चाहेंगे तुमको मार सकते हैं, जब चाहे तुमको छोड़ सकते हैं। सवाल यहां इस बात का नहीं है कि और जगह क्या हो रहा है, सवाल मेरा इतना सवाल यह सा है है कि आपसे, कश्मीर में क्यों। नहीं, ये बताइए कि बुलडोजर जस्टिस का क्या मतलब है?
क्या मतलब? नहीं अभी सुप्रीम क्या ये- क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है? अगर मेरा मकान अवैध है, खैर चलिए वो किस्सा अभी छोड़िए। वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आतंकवाद को आप कहेंगे कि हमें इसके ऊपर, जैसे कि वो बोल रही हैं कि आपको घरों में कैद होके रहना पड़ता था, सफर लोकल्स को करना पड़ता है। लेकिन लोकल को सफर करवा कौन रहा है, सवाल ये है, कौन करवा रहा है? बिना लोकल की मदद से क्या इतना बड़ा, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी लैप्स था, इंटेलिजेंस फेलियर है, हम मान लिया इंटेलिजेंस फेलियर, लेकिन क्या बिना लोकल के सपोर्ट के कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवादी हमला पॉसिबल था? नहीं पर था। वहां आशीष जी, एक एक लोकल, दो लोकल, तीन लोग, पूरा कश्मीर, जितने भी हैं, पूरा 35 बात, years of the आप ये history of बताइए। in my lifetime, I am 33 years old, पहली बार पूरा कश्मीर बंद है क्योंकि वो लोग, जो भी ये हुआ है उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली बार लाइफ में, मेरी लाइफ में मैंने ये देखा है कि सारी यूनियंस एक होके उन्होंने बंद का कॉल दिया, एंड everybody in the on the streets of Kashmir is following it. They are protesting against what has happened. मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, लोकल की मदद थी, एक लोग थे, दो लोग थे, एक परिवार था, दो परिवार थे, चलिए एक गांव भी था, पूरा कश्मीर को प्रूव क्यों करना पड़ रहा है कि ये हमने नहीं किया, ये कोई, ये इट वाज अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्ट। प्रूव लोग इसलिए करना पड़ रहा है, नहीं प्रूफ क्यों, प्रूफ शायद इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि इस पूरी घटना में आप देखेंगे तो एक, सिर्फ एक कश्मीरी ने अपनी जान गंवाई है, सिर्फ एक। बाकी तो कश्मीर में जाके जो जो यहां से गए, यूपी के लोग थे, तमिलनाडु के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, वो मरने तो नहीं गए थे कश्मीर, वो सर, घूमने गए थे। सर अब मदद भी तो इसके लोकल लोग पीछे ही कर रहे आप हैं ना। आप ये मदद, आप एक तरफ जान ले रहे हैं, एक तरफ मदद कर रहे हैं। ये पूरा जो कश्मीरियत का एक ये शगुफा है कि कश्मीरियत यही है, कश्मीरियत यही है, मुझे नहीं पता कश्मीरियत क्या है। लेकिन जिस तरीके से जिन परिवारों ने कश्मीर के अंदर अपनी जान दी, जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गए थे, जिनके सामने उनके पिता को, पतियों को गोली मार दी गई, वो तो शायद कश्मीर को हमेशा इसी नजर से देखने वाले हैं आगे कई सालों तक। क्योंकि जिसकी जान गई है और वर्सेस जो अपने आप को सिर्फ इस बात पे प्रोटेक्ट कर रहा है कि हाँ हमने नहीं किया, कोई बात नहीं। हु इज लूजिंग मोर, चंदा? हु इज लूजिंग मोर, द पर्सन हु इज लॉस्ट देयर लाइफ? द पर्सन हु हैज लॉस्ट देयर लाइफ, आप देखिए, द आप लॉस ऑफ देखिए कि वो हिज। एक क्लास में थी, क्लास में जो सबसे बदमाश बच्चा है, अगर कहीं कुछ भी होता तो सबसे पहले खड़े होकर बोलता, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं आशीष किया। सर, आपका नेटवर्क खराब हो रहा है। सवाल सवाल ये नहीं है कि आप, सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये कौन बताएगा? आप कह देंगे कि मैंने कुछ नहीं किया है और आप ये कहेंगे कि आप मान लो। सवाल, ये बहुत छोटा सवाल आपको लग रहा है कि मैंने नहीं किया। ये कौन बताएगा कि आपने क्या नहीं किया है, कौन प्रूव करेगा ये? अश्विनी सर, आई वांट यू टू वे इन हियर। आपका क्या ओपिनियन है अबाउट द होल लोकल नैरेटिव, कि मतलब हर बार ऐसा क्यों होता है कि प्रूव करना पड़ता है? देखिए, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस मोटिवेट कर रही है, प्रोपेल कर रही है टेररिज्म एक्टिविटी को। इसमें कोई शक नहीं है, किसी को भी नहीं। और जो फंडिंग है और जो सपोर्ट है वो सिर्फ एक ही चीज, एक ही नाम पे है कि हम दोनों भाई भाई। ठीक है, ये नैरेटिव आज का नहीं है, ये नैरेटिव शेख अब्दुल्ला के टाइम का। शेख अब्दुल्ला भी जब खड़े होकर बोलते थे, उनकी मन मर्जी से कुछ नहीं होता था, तो कहते थे मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा क्योंकि आई फील मोर ब्रदरली लव देयर। को ब्लैकमेल करते थे। रिलीजन है, ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेल करते थे। और उन्होंने बाकायदा इसकी कोशिश की, जो उनकी अरेस्ट हुई इसी वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने सारा प्लान बना लिया था कि वो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ क्रॉस ओवर कर जाएंगे। ये सब बातें पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। तो आई थिंक देयर उनको इज नो चले जाना डाउट। चाहिए था। इस्लाम नहीं, इस्लामीकरण उसके बाद जो हुआ है कश्मीर का, वो कांग्रेस रजीम में हुआ वास्तव में। और कांग्रेस रजीम जो थी, जब शेख अब्दुल्ला डिस्पोज ऑफ कर दिए गए, डिपोज कर दिए गए, उसके बाद जो रजीम आए, जितने भी लोगों की रजीम, उन्होंने चुन चुन के नौकरियां
सिर्फ मुसलमानों को। इस पे बहुत बड़े बड़े एजिटेशन हुए। जो सब्सिडीज जानी चाहिए थी जम्मू इलाके में, वहां पे उनको सब्सिडी डिनाई की। भीम सिंह जो पैंथर पार्टी के थे, तब वो जवान आदमी थे, उन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डॉक्यूमेंटेशन है, पटिशन्स फाइल की है कि किस तरह से एक कम्युनिटी के खिलाफ क्रॉस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो वहाँ मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें भर्तियां, टीचर्स की भर्तियां मेरिट पे, पता चला कश्मीरी लोग, हिंदू कश्मीरी जो थे वो 1 to 10 नंबर तक वो लोग हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट उनको नहीं दिया गया, 11वें नंबर से शुरू किया ये। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ एविडेंस अवेलेबल कि इस्लामीकरण हो रहा। अब वो इस्लामीकरण टेररिज्म में बदल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे और ऐड कर दूं कि टेररिज्म में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे नेता बंद कर दिए गए शेख अब्दुल्ला के अरेस्ट के बाद, तो एक डमी संस्थान बनाई गई, वहां से टेररिज्म शुरू, जो कि बाद में जाके JKLF के नाम से जानी गई। टेररिज्म तो 71 से चल रहा है, 1971 से। आपको याद होगा बिरिंगम में हमारे मात्रे मारे गए थे, डिप्लोमेट मारे गए थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंस्टांसेस हैं। बट दे वर वेरी वेरी आइसोलेटेड केसेस ऑफ टेररिज्म, very isolated cases of terrorism, and they were all happening in foreign countries. Hijack हुआ plane, कराची वहाँ लाहौर गया वगैरह। So let's not get into that. But the thing is basically how do you counter a narrative which is built on a local religious sentiment? Okay, उसके लिए बीजेपी एक फॉर्मूला निकाल के लाई कि हम 370 हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहां पे सिक्योरिटी क्लैंप डाउन करेंगे। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि दे केम अप विद समथिंग कि कांग्रेस सरकारें जो थी वीक थी, अब्दुल्ला था वैसे थे, फला ऐसा था, ढिका ऐसा था। आपने भी सरकारें बनाई उन्हीं लोगों के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ आपने सरकार क्यों बनाई, जबकि बच्चा बच्चा कश्मीर में जानता है कि जमातुल इस्लाम का जमात का जो बॉस है कश्मीर में वो मुफ्ती है। तो एनीवे, आज की तारीख में जो पहलगाम में हुआ वो अपने में इतना खतरनाक है, क्योंकि इस इंसिडेंट से शायद पूरे देश में वैसा ही नैरेटिव फैलेगा जैसे कि पुलवामा के बाद फैला। पुलवामा क्यों हुआ था, किसने किया था, RDX कहाँ से आया, इसका कोई जवाब है हमारे पास? हाँ, हम मानते हैं मुसलमानों ने किया, कौन कितने पकड़े गए, क्या मनी ट्रेल का पता चला आज तक? हम लोगों ने बहुत सारे केस सॉल्व कर लिए, बड़े बड़े केस सॉल्व हो गए, लेकिन पुलवामा केस पूरी तरह सॉल्व हुआ कि कहाँ से आया वो इतना RDX, कैसे उनको पता चला? गवर्नर साहब कह के तो चले गए, सतपाल मलिक टिम्मा ने कहा था एयरलिफ्ट करा लो, इन्होंने नहीं कराया। आपने क्यों कहा था एयरलिफ्ट करा लो? आपके पास क्या ऐसी सूचना? अगर आपके पास सूचना थी तो क्या केंद्र सरकार के पास नहीं थी? लेकिन उसके बाद पुलवामा हुआ, और अगर आपको याद हो तो एक पूरा माहौल बना जिसका राजनीतिक फायदा हुआ। कश्मीर को फायदा नहीं हुआ, वोटों का फायदा पूरे देश से मिला आपको। मेजॉरिटी जो पॉलिटिक्स है, मेजॉरिटिज्म की जो पॉलिटिक्स है, उसमें ये ट्रिगर्स होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एज ए सिटीजन हमको अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए कि इस तरह के नैरेटिव में ना जाए कि कौन हंस रहा था, कौन रो रहा था, कौन क्या कर रहा था, क्योंकि इस तरह से ही बात बनते बनते, और जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसको और क्रेडिबिलिटी मिलती चली जाती है। सो लेट्स लेकिन जस्ट एक सवाल ये भी है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये जो आतंकवादी हमले कश्मीर में हुए, जिसमें पहले इतने बड़े लेवल पे एम्बुश करके आर्मी का कॉन्वॉय हो गया या कैंप हो गया जिसके ऊपर हमला किया जा रहा था या हो रहा था, लेकिन अभी ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट पहले भी हुआ है, लेकिन अभी सडनली आतंकवादियों ने जो ये आर्मी को टारगेट करने के बजाय आम लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, टूरिस्ट को टारगेट शुरू कर किया है, इसके पीछे क्या कारण ये है कि आर्मी ज्यादा विजिलेंट हो गई थी, सजग थी, या उनके ऊपर हमला करना ज्यादा मुश्किल था,
आतंकवादियों के लिए, बजाय कि आम आदमी है, टहल रहा है, घूम रहा है, और एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ उतनी सिक्योरिटी भी नहीं है, वहां जाके आसानी से उनको चुन चुन के मारा गया। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? अब मुझसे पूछ रहे हैं। जी। जी। देखिए, टेररिज्म हमेशा इनोसेंट विक्टिम्स को ढूंढता है, और टैक्टिकल स्ट्राइक्स होती है इनकी। जो टैक्टिस है वो दो तरह की है। वन इज कि आपको जहां पे आप अपने को सबसे मजबूत समझते हैं, हम वहां हमला करें, जिससे कि मोरल डाउन हो जाए। तो आर्मी के कैंप्स हो गए, कॉन्वॉयज हो गए, इन पे हमला किया जाता है दहशत फैलाने के लिए। आम आदमियों पे हमला किया जाता है। और ये बात अ, जो भिंद्रनवाला थे, उन्होंने हमसे एक बार कही गोल्डन टेम्पल में बैठ के, तब ट्रांजिस्टर बॉम्ब फटते थे, ये सब होता था। और वो जो पान पराग के डिब्बे में छोटे छोटे बम बनाए जाते थे, जिसमें ज्यादा हानि तो नहीं होती थी, लेकिन अफरा तफरी जरूर मच जाती थी। तो उनका बहुत सिंपल कहना था कि देखिए, आधा काम तो यही इससे ही हो जाता है कि लोगों के दिल में डर बैठ जाए। मौत एक हो या 100, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि बाकी जनता कितनी भयभीत होती है। तो टेररिज्म का मेन पर्पस है टू स्प्रेड फियर। और फियर जो है वो जितने भी इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे, वो सारे के सारे फियर साइकोसिस फैलाने और बैकलैश के लिए होता है। हमेशा टारगेट ये होता है कि अगर हम ये करेंगे तो इसका बैकलैश क्या हो। क्योंकि ही द टेररिस्ट स्ट्रैटेजी इज मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस अक्रॉस दी। आप ओसामा बिन लादेन का ही देख लीजिए, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उन्होंने हमला किया था, तो ही वाज अटैकिंग दिस सिंबल ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस। जो अमेरिका के सबसे प्रोमिनेंट सिंबल्स थे, उसको अटैक किया, दहशत फैलाने के लिए। सो जी। कश्मीर में लगातार हो रहा है। और आशीष, में एक बात और कहूंगा कि टेररिज्म का जवाब सिर्फ फोर्स, ब्रूट फोर्स है। बंदूक का मुकाबला बंदूक से ही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बंदूक कहाँ चलानी है, कैसे चलानी है, किस पे चलानी है, सरकार का काम टेरर फैलाना नहीं है। सरकार का काम यह है कि जो टेरर फैला रहे हैं उनको सीन से हटा देना। तो जो जो ये जुमलेबाजी होती है, इससे जो एक माहौल बनता है, वो टेररिज्म को हटाने में सफल नहीं हो सकता कभी भी। बल्कि काउंटर टेररिज्म विद इन कोर्ट्स, काउंटर टेररिज्म या रिटेलिएशन या दुर्भावना या जो सोशल फैब्रिक की जो एक अखंडता है, उसको उसको जरूर नुकसान पहुंचाता है। तो सरकार से जी। अपेक्षा सिर्फ इतनी सी है कि नैरेटिव बहुत सिंपल रखे। आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री, जब 65 की वॉर हुई थी, पाकिस्तान ने हमला किया था, हमने करारा जवाब दिया। करारा, और जीत के आए थे, बड़ी जीत लेके आए थे। लेकिन उस पूरे दौरान कहीं ये बात नहीं हुई कि जितने मुसलमान हमारे पास पास रहते हैं वो सब पाकिस्तान। और आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े शहीद हुए हैं उस वॉर में, जिनका नाम आज तक हम लोग याद करते हैं, वो सब मुस्लिम्स थे। अब्दुल हमीद का नाम मैं आपको तुरंत बता। तो सो माय थिंग इज कि सरकार को टेररिज्म और जो जवाब देना है वो अपनी जगह है, उसको जरूर दे। और मुंह तोड़ जवाब, मतलब ये वर्ड मुंह तोड़ जवाब वाली बात, मतलब एक तो मेरे पे बड़ा एक क्रूड और इमेच्योर फ्रेज लगता है। घर में घुस के और मारे, कड़ी निंदा। घर में और घुस के कड़ी मारे। निंदा। अरे कोई गुंडा ही है, आप सरकार हैं, यू आर द गवर्नमेंट। You can do whatever you want. नो नो, यू शुड माइंड योर लैंग्वेज। Yeah. अटल लेकिन बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? आप ये कहने नहीं नहीं, आप सुनो, अटल बिहारी हाँ। वाजपेयी ने क्या कहा था? ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब आप बताइए, ईंट से ईंट क्या बजाएंगे आप भाई आज तक? एंड व्हाई यूज दिस वर्ड्स? अगर कुव्वत है तो चुपचाप रहिए, शांत रहिए, मैच्योर तरीके से
परिपक्व तरीके से जाइए और करिए जो करना है आपको। लेकिन कभी कभी ये जो जवाब हैं या जो बयान हैं उसका एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। लेकिन सवाल मेरा ये आपसे है कि क्या ये आतंकवादी हमला एक बड़ा डिवाइड फिर से हिंदू वर्सेस मुसलमान होता जा रहा है या हो जाएगा? बिकॉज सर हर इंसान हर मुसलमान को आके सामने ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, हम भाई भाई नहीं हैं। तो ये कितने वक्त तक आपको लगता है सर अब ये चलने वाला है और ये डिवाइड और गहरा होने वाला है, गॉर्ज और गहरा होने वाला है? आर वी गोइंग टू सी मोर हिंदू वर्सेस मुस्लिम सेंटिमेंट्स इन द कंट्री नाउ? एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ask this question to both of you, Ashish sir and Ashwini sir, ki as citizens, as people, responsible citizens of the country, what should be what should we be feeling and thinking and doing at this point? Because everyone has an opinion, everyone has a medium to show their opinion and sentiments on social media today. तो क्या क्या एक सही डायरेक्शन होना चाहिए आपके नजरिए से? We should all push the government rather than blame this person or that person or a community or a nation. हमें नहीं, हम ये हमसे मतलब हमें हमें क्या मालूम कि पाकिस्तान ने कराया है? ये तो कोई बता रहा है कि पाकिस्तान ने कराया, हमें नहीं मालूम, लेकिन सरकार को जरूर मालूम हो। तो सरकार को अगर एक्शन लेना है तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले, आईएसआई के खिलाफ एक्शन ले, वो जो है जमातुल जो क्या है उसका एलईटी के खिलाफ ले, एचएम के खिलाफ ले, किसके खिलाफ? हमसे उससे मतलब नहीं है। हमको एक्शन चाहिए, हमको एक्शन चाहिए, डिस्क्रिशन चाहिए कि कैसा एक्शन कब हो और कैसे हो। ओके, नाउ व्हाट आई रियली डू नॉट वांट is a narrative or इसको कहते हैं dog whistle, either from political leaders or from so-called leaders of society, कि ये जो सब ऐसे ही होते हैं, इनका ऐसा ही होता है, और देखो यहाँ ये हो रहा है और देखो वहां हो रहा है, ये तो पूरी वैश्विक समस्या है। दिस इज द इजिएस्ट नैरेटिव। एंड मोरोवर जो लोग ये सब बोल रहे हैं वो जानते हैं कि हमारे देश में कितनी तरह के धर्म, जातियां और भाषाएं, हमको कहीं ना कहीं साथ ही रहना। तो कैसे रहेंगे? किया किसी ने, उसके कल को अगर कोई बंदा जाके जय श्री राम बोल के कोई मुसलमान को मार देता है तो क्या मैं उसका जिम्मेवार हूं? क्या मैं हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। मैं कहूंगा उस बंदे को पकड़ो जिसने किया और उसको आप सजा दिलवाई। लेकिन अगर हाँ, अगर आप लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, हमारे नहीं, सुनो, लेकिन हमारे अगर सपोर्ट कोई करे, अगर अगर आप ये कहें कि आपने जय श्री राम बोल के मार दिया और कोई कहे कि हाँ इसने ठीक किया, तो फिर उसका क्या किया जाए? सवाल यहाँ ये है। वही पर सर वही कोई कह नहीं रहा ना कि ठीक किया, सब यही कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। nobody is supporting this is not something that anybody will support as human beings, as basic human, जिसको दिख रहा है कि खुलेआम लोग जो सिर्फ घूमने गए थे उन पे गोलियां बरसा दी गई। एक पत्थर दिल इंसान को भी ये दिख रहा है कि बहुत गलत हुआ है, तो कोई इसको सपोर्ट कर नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जहां तक पढ़ा है, मैंने जहां तक सुना है, nobody is supporting it. लेकिन इनका जो कहना है, जो लगातार हम देख रहे हैं ट्विटर पे, इससे वो कह रहे हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ द गजवा हिंद इस्लामिक थिंग, सो एवरी मुस्लिम हैज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। और वो चाहे प्रदर्शन करे, चाहे धरना दे, चाहे कैंडल मार्च निकाले, लेकिन उसका दिल वही है। बट दिस इज अ रॉन्ग नैरेटिव, वेरी वेरी रॉन्ग नैरेटिव। मैं तो हर चीज मानने के लिए तैयार हूँ, हर चीज। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि इस्लाम में जिहाद जो है वो मतलब अगर काफिर हैं तो काफिर हैं, और हर मुस्लिम एकदम स्टाउंच
इस्लामिक फिलॉसफी में विश्वास करता है, ऑर्थोडॉक्स है। बट द पॉइंट इज हाउ डू वी रिएक्ट टू इट, हम कैसे रिएक्ट करें? क्या हम भी वही हो जाएंगे कठमुल्ला कि अपने हिसाब से पॉलिटिक्स, मतलब हमारा हमारा धर्म क्या इस्लाम के धर्म को एकदम वैसे ही फॉलो करने लगेगा कि अगर वो लोग ये करते हैं तो हम लोग वो करेंगे, अगर वो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग सड़क पे आरती करेंगे, अगर वो करते हैं तो हम भी। हैव यू सीज टू बी अ हिंदू? यस यू हैव। यू आर नाउ मोर इस्लामिक, क्योंकि आप उसी तरह की बातें करने लगे हैं, उसी तरह का व्यवहार करने लगे हैं, उसी तरह की बातें, मतलब कि मतलब किसी को सड़क पे उठा लो, ये कुछ भी कर दो कि तू ऐसा है वो ऐसा है, हम तो कट्टर हैं। कट्टर क्या होता है? सर बट गांधी जी की नॉन वायलेंस पॉलिसी कब तक चलेगी? आप एकदम अगेन 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 दिस इज अ फॉल्स नैरेटिव। हम्म गांधी ने बहुत साफ शब्दों में कहा हम्म है कि नॉन वायलेंस सिर्फ इज ऑफ फॉर द स्ट्रॉन्ग, नॉट फॉर द वीक। राम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन धोबी क्षमा नहीं कर सकता उसकी, क्यों? बिकॉज ही इज नॉट स्ट्रांग। राम की क्षमा में अलग है, नॉन वायलेंस में ये बात अलग है। जिसके जो आदमी की सेहत मेरी जैसी हो वो तो नॉन वायलेंट हो गई है, वो क्या करेगा? ही विल हैव टू गो अलग। सो गांधी नेवर सेड दैट। गांधी forced non-violence into a very powerful political tool, and that tool was more effective than the bullet. इतिहास हमें बता रहा है कि वो उसमें धार, नॉन वायलेंस में उतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी, इतनी धार थी कि वो वहां तक, उसने सारी ब्रिटिश सरकार की जंजीरों को काट दी। हम लोग आजाद हुए। अब उसमें डिबेट करते, नैरेटिव आप कुछ भी बनाते रहिए, कहीं से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के कोई भी बात बता दीजिए कि गांधी जी ने एक बार ये कहा था, आगे क्या कहा था, पीछे क्या कहा था, कहाँ पे कहा था, क्यों कहा था, इससे कोई मतलब। तो लेट्स थिंक कि आज की तारीख में अगर कुछ मुल्लाओं की वीडियो आ रहा है कि मुल्ला बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए कश्मीर में, वैसा होना चाहिए कश्मीर में, हमको कब्जा कर लेना चाहिए, मतलब ये भड़काऊ चीज है। हमें उनको, हम क्यों एज अ सिटीजन, व्हाई शुड बी प्रोपोगेटेड? और ये सरकार का काम है, उनको, हमें इसको ध्यान नहीं देना। हमें ये लेकिन देखना आप है। हमेशा अपर हैंड होने के बावजूद सबको पता है कि इस तरह का आतंकवाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान है, ट्रेन्ड बाय आर्मी आईएसआई है। लेकिन फिर भी हमेशा अपर हैंड होने के बाद भी हम चीजों को ऐसे ही हमने छोड़ दिया, चाहे वो शिमला ट्रीटी रही हो, चाहे 65 का युद्ध रहा हो, करगिल रहा हो। करगिल में ही आप देखिए, हमने ये कहा कि नहीं नहीं, हम बॉर्डर तो क्रॉस नहीं करेंगे, वो आए हैं तो हम मारेंगे। हमारा एग्रेशन भी सप्रेशन वाला रहा है हमेशा। ऐसा नहीं है। आप आज आज जो मैं ट्विटर पे देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो कॉलेज का ग्रुप है, सो सब में ये मांग हो रही है कि ये मौका अच्छा है, पीओके में घुस जाओ और हमें जो पूरा अखंड भारत बनाना है। आई थिंक, आई रिस्पॉन्ड, आई थिंक दैट इज द मोस्ट स्टूपिड आइडिया एवर। बट क्योंकि वाई? आई एम टेलिंग यू दो कारण है। पहली बात, आप कह रहे हैं कि कश्मीर के मुसलमान भारतीय नहीं है, वो अभी मुट्ठी भर है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पा। आप और मुसलमान ऐड कर रहे हैं पीओके के, पाइंदू रहते हैं, और वो भी वो जो कि पाकिस्तान, वो पीओके को ऐड कर रहे हैं जहां पे कि पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस पिछले 78 साल से रही है, जो कि पूरी तरह से वहाबी इस्लाम में विश्वास करते हैं। गिलगिट और बल्टिस्तान की बात करते हैं, वहां कौन रहता है? हिंदू। ये तो बात हो गई। वाई डू यू वांट टू इंक्रीज द पॉपुलेशन विच इज कॉन्स्टेंटली इन डिसेंट विद यू? उनको एडमिनिस्टर कैसे करेंगे आप? नंबर टू, ये सारे के सारे इलाके बहुत गरीब इलाके हैं। मेरा पैसा, टैक्स का पैसा मैं क्यों चाहूंगा मुजफ्फराबाद में लगे, गिलगिट में लगे, बाल्टिस्तान में लगे? हमें क्या मिलना उससे, बताओ?
मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ पहला, ये सोच, और जब आप अखंड भारत थे ना जब आपका, तब आपको मालूम है वहां पे बौद्ध और हिंदू धर्म था, अफगानिस्तान तक, ईरान तक। नहीं नहीं, अभी मैं पीओके की बात कर रहा हूँ। हमें वो पीओके मैं इसलिए चाहिए क्योंकि वो कभी भारत का हिस्सा था। दूसरा, अफगानिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान नहीं नहीं, था, अभी अभी हम पीओके की पर बात कर रहे हैं। नहीं था। और आशीष जी, दूसरा हम हिस्ट्री दूसरा में कब तक दूसरा रहेंगे? दूसरा दूसरा सबसे ज्यादा टेररिस्ट कैंप जो हैं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ही ऑपरेट करते हैं। वहीं वहीं वो टेररिस्ट कैंप हैं जो भारत में घुस के आते हैं, वहां ट्रेनिंग मिलती है, यहाँ के आतंकवाद फैलाते हैं। तो 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 हम खुला आप क्यों क्यों है? अगर ना उस पीओके जगह को पे ले कब्जा लेंगे करें। तो उसको न्यूट्रलाइज करके आप पॉपुलेशन खत्म करके, मतलब तो ऐसे ही खत्म कर दीजिए ना पॉपुलेशन को। Why are you increasing the सिरदर्दी ऑन योर सेल्फ एज अ गवर्नमेंट? जो सर नहीं, ने कहा सरकार ने कि इससे आपको पहले एडमिनिस्टर सर्जिकल करना स्ट्राइक किया है। पड़ेगा। सरकार ने इससे पहले उसी जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक की है भारत में। ऐसा नहीं कि वहां अटैक नहीं किया है या उसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन एक वो है ना कि ये रक्त बीज हैं इनका। तो इनको तुम ऐसे, क्या तुम समझते हो कि वहां पे अगर हम जाके बैठ जाएंगे और वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाएगा? अभी तो लगातार यही बात हो रही है कि कश्मीर में लोकल सपोर्ट है, इस वजह से ये सब होता रहा है। रक्त बीज कश्मीर में नहीं संभल रहे आपसे। आप नई खेती हथियाना चाह रहे हैं जहां पे केवल बबूल ही बबूल है। व्हाट इज द नहीं, लॉजिक? मैं मेरा ये कहना है कि आप जड़ पे जब हमला करेंगे तभी वो जो आतंकवाद का पेड़ है सूखेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये पेड़ कभी नहीं उगेगा। आतंकवाद एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, हमेशा चलेगा। उसकी इंटेंसिटी वैरी कर सकती है, और इंटेंसिटी वैरी करने कितनी होगी इंटेंसिटी, ये डिपेंड करता है सरकार क्या करती, गवर्नमेंट क्या करती है। मजबूत इरादे होना, कड़ी निंदा करना, ईंट बजा देना, ये रेट्रिक से सरकार भी बचे और हम भी बचे। सॉलिड काम करें, चुपचाप करें, अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करें, भाषण दे के ताली लेके फिर उसके बाद घर चले गए। मिस्टर अमित शाह 15 दिन पहले कश्मीर गए, श्रीनगर गए, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के लिए। और पहला काम उन्होंने क्या किया वहां जाके? पहला काम किया, उमर अब्दुल्ला से बैठक की। और उमर अब्दुल्ला को मालूम था कि ये सिक्योरिटी मीटिंग पे आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से पूछा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, सब स्कीम्स के बारे में बातचीत हुई। उसके बाद उनसे कहा अब आप जाइए। और जब वो चले गए तो उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को बुलाया और उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठ के जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी का क्या क्या हालात है, थ्रेट परसेप्शंस क्या क्या है, इसकी मीटिंग की। ठीक है। नाउ इससे बड़ा अपमान किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का क्या हो सकता है बताइए आप। वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उसने शपथ ली है, और एक बार शपथ नहीं ली है, उसने अपने पार्लियामेंट में शपथ ली है, जाके मंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट में। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को कि वो सिक्योरिटी के बारे में नहीं सुन सकता? एलजी कैसे सुन सकता है फिर? क्यों? क्योंकि आपने अपॉइंट किया है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। वो आपके एक्शंस क्या हैं? फारूक, अगर आप कह रहे हैं, उसके मुंह पे कह रहे हैं कि आप उठ के जाइए, हमें यहाँ सिक्योरिटी की बात करनी है, और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि अखबारों में छपी बात। ऐसी सिचुएशंस में अब कश्मीर के जो श्रीनगर के मोहल्ले में हर जगह ये बात नहीं हो रही कि भारत सरकार हमारे साथ ये व्यवहार कर रही है कि हमारा मुख्यमंत्री जिसको हमने चुन के भेजा है उसको ट्रस्ट नहीं करती, उसमें विश्वास ही नहीं। आप लगातार भाषण दे रहे हैं दिल्ली में कि न्यायपालिका को क्या हक है पार्लियामेंट में बोलने का या उसके लॉज पे कुछ रूलिंग देने का। ये चुन के लोग आए हैं, यहाँ चुन के जो लोग आए हैं उनको पूरा हक है। वहां जो चुन के आए हैं उनका जो जो सबसे बड़ा नुमाइंदा है मुख्यमंत्री, और जो आपके साथ पावर में रह चुका है, और जिसके लिए आपको अभी कोई बेवजह शक नहीं होना चाहिए
और अगर शक है तो क्यों मुख्यमंत्री है? ये क्या क्या खेल हो रहा है? पहलगाम तो होना ही था, क्योंकि लोकल आदमी की आप कब तक। और मैं अगेन, आर्मी इंसल्ट नहीं करती, बीएसएफ इंसल्ट नहीं करती, उनकी मजबूरियां होती हैं जब उनको उठाना होता है लोगों को, ये सब बात अलग है। सबसे ज्यादा इंसल्ट जो कर रहा है पूरे जम्मू कश्मीर की कौम की, वो पिछले पिछले 10 साल से जो नैरेटिव बना हुआ है वो इंसल्ट कर। अब क्या बात कर, ये लेटेस्ट घटना हुई है। दुल्लत साहब कुछ और कह रहे हैं। एक और बात बताऊं आपको, आप इसको वेरीफाई कीजिए। क्या पहलगाम में आईबी के ऑफिसर गए हुए थे छुट्टी मनाने जब ये अटैक हुआ? एक मारा गया है। जी जी। और कुछ सूचनाएं ऐसी हैं, कितनी सही है कितनी गलत है मेरे को नहीं मालूम, कि 9 लोग गए थे छुट्टी पे। अभी हमने आपने बात ही की थी पिछली बार जब हम मिले थे, कि आईबी को किस तरह से खत्म किया जा रहा है जम्मू जी कश्मीर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईबी वाले लोग जो हैं वो कश्मीर वाले नहीं थे, आउट ऑफ स्टेट आईबी वाले। जी, आउट ऑफ स्टेट आईबी। सो लेट अस बी वेरी क्लियर एज सिटीजन्स। मैं सच्ची बता रहा हूँ सौम्या, थिंग इज कि आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद आर ओन। हमारे अपना नैरेटिव जो है वो इतना खराब हो चुका है कि पता नहीं सच क्या है, पता नहीं गलत क्या है, पता नहीं सच सही क्या है। हम लोग बस एक 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 उबाल में, एक बहाव में हर चीज को फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये देखे बिना कि आगे इसका क्या असर। बंगाल में समस्या है तो ममता इस्तीफा दे। कश्मीर में अगर समस्या है तो कौन इस्तीफा दे बताइए? एलजी दे? होम क्यों मिनिस्टर। दे? मुंबई में अटैक होता है तो होम मिनिस्टर इस्तीफा देता है। तो क्या इस अटैक के बाद अमित शाह से होम मिनिस्ट्री मोदी जी को ले लेनी चाहिए? ये मेरे को नहीं मालूम कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन लेकिन कहीं क्या ना। आपको, एक एक ये बड़ा सीरियस सवाल है कि क्या कहीं सरकार या गृह मंत्रालय ये ओवर कॉन्फिडेंट था? क्योंकि उससे पहले पार्लियामेंट में भी अमित शाह ने स्पीच दी थी कि आप देख लीजिए कश्मीर में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले भी अटैक हुआ, लेकिन अटैक होने के बाद हम किस तरह से जवाब देते हैं। तो ये जो एक तरह का ये था कि क्या ये पूरा एकदम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमने 370 हटा दी, नोटबंदी कर दी, काउंटर फिट टेररिज्म नहीं हो रहा है, इस तरह की तमाम बातों को आतंकवादियों ने ये जो गुब्बारा बनाया हुआ था उसको फोड़ दिया? नहीं आशीष, आ, ये आतंकवादी घटिया तुमने पहले ही शुरू में कहा था कि वो शिफ्ट हो गई थी, वैली से शिफ्ट होकर जम्मू की तरफ आ गई। जी और वो टैक्टिकल था, बहुत टैक्टिकल था, क्योंकि जो कंसंट्रेशन था सिक्योरिटी फोर्सेस का वो वैली में जाता था, तो ऑपरेशन करने में दिक्कत थी उनको। लेकिन पिछले 2 3 साल 4 साल जितने भी साल हुए हैं, मतलब कोविड के बाद से लगातार घटनाएं होती रही हैं, लगातार। अभी पिछले महीने इतना लंबा कोम्बिंग ऑपरेशन आर्मी का चला, हफ्तों चला, लगातार हमारी फौज से लोग मारे जा रहे हैं। जो बताए जाते हैं कि एक मारा गया, दो मारा गया, द फिगर में भी मोर। और क्योंकि मैं लगातार टच में हूँ कश्मीर के, तो मेरे को मालूम है कि वैली में घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन पुंछ, राजौरी, जम्मू का जो आरएसपुरा वगैरह जो सेक्टर्स लगे हुए हैं बॉर्डर के साथ, सांबा सेक्टर। सांबा सेक्टर, वहाँ डोडा, डोडा में बहुत आतंकवादी घटनाएं। मतलब यहाँ तक लोग खुली चर्चा है तो वहां पे कि आर्म्स डंप डंप बनाए हुए हैं, और वो डंप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं टू कैरी आउट एक्टिविटी। अब ये गवर्नमेंट को नहीं मालूम, सबको मालूम है। मोदी जो जो पार्लियामेंट में बयान दिया गया और कहा गया एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, यस, इन द वैली बिकॉज यू हैव बीन, ठीक है तुम्हारा कंट्रोल हो गया, लेकिन कंट्रोल जो एक झटके में हट भी तो गया ना।
लेकिन ये कहना जम्मू एंड कश्मीर में हालात सामान्य है, ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट था पार्लियामेंट। जो नंबर ऑफ पीपल किल्ड डिफेंस फोर्सेस have actually gone up rather than gone down. तो आई थिंक बिगर पिक्चर यहाँ पे ये है कि कल जो हादसा हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, that was something that is inhuman. That was, आई थिंक हम सबको तो नहीं, पर सरकार को या जो भी कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री से नोन है, उनको दिख रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैम फिर अगेन भी आई वांट टू इंटरप्ट हियर। ओके ये सर। लगातार हो रहा था। आज सिविलियन मारे गए हैं। जो यूनिफॉर्म पहनता है उसकी कोई जान की कीमत नहीं है क्या? तो यूनिफॉर्म पहने हमारा हमारा अपना भाई, घर का, गांव का, मोहल्ले का बंदा वहां लगातार मारा जा रहा है विदाउट अ ब्रेक, और सरकार कह रही है हमने तब पे ठीक है। मेरा दिल में उतना ही अफसोस आता है जब कोई सिपाही, नायक, हवलदार, मेजर, कर्नल मारा जाता है, जितना कि जो पहलगांव में जो मासूम लोग अपना जो हनीमून मनाने गए थे या बच्चों को लेके गए थे छुट्टियों पर, उनके मरने पे। तो जो हम ये बात कह रहे हैं कि अचानक बड़ा फटा नहीं है, ये चल रहा था। बड़ी घटना हुई जिसमें कि सिविलियन इन्वॉल्व, और सिविलियन इन्वॉल्व है इसलिए हमें पता चल गया है कि इतने लोग मारे गए। अगर यही घटना अगर किसी यूनिफॉर्म फोर्स के साथ होती तो शायद उसका एक चौथाई भी हमें पता नहीं चलता। सो लेट्स, ये कब तक हम लोग ये सोचते रहेंगे कि जो हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना, हमें सिर्फ एक डिमांड करनी है कि अगर सरकार टेररिज्म नहीं खत्म कर सकती तो वो इस्तीफा दे। क्या भाजपा में कोई और नहीं है जो आके कमान संभाल सके? हम नहीं चाहते भाजपा, हम नहीं चाहते फलां हटे। हम तो क्या XYZ किसी को भी नहीं हटाना चाहे, लेकिन कोई ना कोई तो आके आगे आदमी कहेगा कि हाँ मैंने कल दावा किया था कि मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, लेकिन भाई ये तो नहीं है। और ये तो टेररिज्म की बात कर रहे हैं आप। ट्रेन हादसे होते लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया, तो आप कहेंगे अरे वो करते होंगे, वो तो ही वाज लाइक दैट ओनली, हम क्यों करें? तो ठीक है, फाइन, मत करिए आप सफर। फिर हम लोग नैरेटिव बनाते हैं कि देखिए कि ट्रेन कितनी साफ हो गई है, और वो सब रीलें आने लगती हैं। when the situation on the ground is completely different। कोई भी ट्रेन 80% ट्रेन लेट चल रही। आप ये कह रहे हैं कि हो कुछ रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। नैरेटिव बना बना के, रील बना बना के डालते रहिए, और जनता जो है अफीम की तरह उसको सुबह उठ के लेना शुरू कर देती है, और दिन में 5-6 डोज लेती है। और हम और आप उसको एंडोर्स करते हैं कि ठीक है यार क्या करें, ये तो भक्त टाइप आदमी है। लेकिन हमें स्पीकअप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खुलेआम बोलना पड़ेगा कि अगर तुम भक्त टाइप आदमी हो, या भक्त टाइप हो, या कटमुल्ला टाइप आदमी हो, या कोई भी टाइप आदमी, ये फॉल्स नैरेटिव नहीं चलेगा। हमें ये बोलना अकाउंटेबिलिटी पड़ेगा। चाहिए। हमें स्थिति क्या है ये बताइए। अगर ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही है तो हमें पता होना चाहिए नहीं टाइम पे चल रही है। आज की तारीख में एयर इंडिया का टिकट या इंडिगो का टिकट श्रीनगर से दिल्ली तक 37,000 52,000 they रुपए have का। doubled their prices। डबल नहीं, 57,000। Triple, yes। नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? क्या सिविल एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहा है बैठ के? सिर्फ कड़ी निंदा। मतलब व्हाट क्रैप इज दिस? वी आर बीइंग सब्जेक्टेड टू टोटल बुलशिट एंड वी आर सॉल्विंग इट अप। क्या क्या बताइए, क्या आपने आज तक सुना? आशीष, आप तो खबरों के टच में है। वहां से अब जो लोग जाना चाहते हैं श्रीनगर छोड़ के या कश्मीर छोड़ के, जो टूरिस्ट है, सरकार ने क्या अरेंजमेंट किए? अभी तक कोई, मेरी जानकारी में अभी तक कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि एयर इंडिया ने कुछ
कुछ इंतजाम लाइट्स बढ़ा करने दी। शुरू किए। जी, और जब आपको 370 हटाना था तो आपने मिलिट्री के एयरक्राफ्ट लगा दिए, तब सब ठीक था, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। और आपको सिर्फ एप्रीहेंशन था कि हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा पे अटैक होने वाला, ये कहा गया, और हजारों लोगों को वहां से रातों रात हटा दिया गया जो कि टूरिस्ट थे। स्पेशल फ्लाइट्स डिप्लॉय की गई जिसका पैसा भी चार्ज नहीं। आज हमारे जो बंधु हैं वहां फंसे हुए हैं और टेरर का माहौल है। हिंदू सरकार क्या कर रही है, मेरे को इस बात का जवाब इज देयर आंसर? अगर मैं और आप फंसे होते वहां पे आज और हमारे बच्चे परेशान होते वापस आने के लिए, तो क्या करते? हमारे पास तो 52,000 45,000 रुपए नहीं है ना। और सिचुएशन मैंने भी क्रिएट नहीं की है जो मैं पैसे दूं 52,000 रुपए। कहाँ सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, क्या करेगी बताइए? जनरल वीके सिंह जाते हैं, मैं इतने लोगों को ले आया वहां से, और वहां फंसे थे, यूक्रेन में फंसे थे। यू कांट गेट योर पीपल आउट फ्रॉम श्रीनगर। इट हैज बीन मोर देन 24 आवर्स, माइंड यू सर। यस। तो वी हैव टू शट दिस नैरेटिव डाउन। सबसे बड़ा Yeah. पहलगाम का जो संदेश है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि वी मस्ट रिएक्ट वेरी वायलेंटली in term expressing ourselves। कुछ हमें इतनी जोर से बोलना चाहिए कि ये जो गलत बयानी है वो बंद हो। जो जो बंदा अपना एक फिक्स नैरेटिव लेके चल रहा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो, हिंदुस्तान इंडिया पाकिस्तान का हो, इसका हो उसका हो, ट्रेन टाइम पे चल रही है कि नहीं चल रही है, एयरफेयर क्या हो रहा है, महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, हिंदुस्तान का कितना मान सम्मान हो रहा है विदेशों में, इन सब पे हमें तुरंत रिएक्ट करना। क्योंकि तभी अकाउंटेबिलिटी आएगी, तभी सरकार को ये समझ में आएगा कि हमें सिर्फ भाषण से ही काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना भी पड़ेगा। बेरोजगारी पे क्या किया गया है? 12 साल में क्या हुआ है? आतंकवाद पे क्या काम हुआ है बताइए आप देख रहे हैं ना रिजल्ट। एंड दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। यस। Riyasi happened Although last year. although 2 or 3 surgical strike was done, but still the result, what was the result and what is the result right now? सवाल ये भी है कि हमने उससे किया, उससे क्या मिला और अब ये क्या हो गया। सवाल तो ये उठेंगे ही सरकार पे, और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई, सरकार कहाँ थी। सवाल ये भी उठेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था। सवाल ये भी उठेंगे कि इस फेलियर का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी उठेंगे कि इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इसी तरह का हमला 26/11 को, मैं इसी तरह का हमला मानता हूं, जब हुआ था तो उन्होंने तुरंत उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे उनका इस्तीफा मांगा और इस्तीफा देना पड़ा। तो इस समय क्या कहीं इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी कि इसकी जवाबदेही किसकी है या इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अभी हम बदले की बात कर रहे हैं, अभी हम रिवेंज की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये सेंटिमेंट्स डाउन होगा तो ये भी सवाल उठेगा और ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस हमले की जिम्मेदारी किसकी है। अमित शाह की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, या हर बार की तरह कुछ एक अधिकारियों को इसके जिम्मेदार बना दिया जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद इसको भुला के और आगे की कहानी गढ़ने शुरू कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच सर, अश्विनी सर, आशीष सर, आप लोगों ने इतना टाइम दिया।